हेलो फ्रेंड्स, मैं शेखर श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, अब आप मेरे यूट्यूब चैनल के अलावा मेरे ऐप अभ्युदय समृद्धि लर्निंग ऐप और टेलीग्राम ग्रुप अभ्युदय समृद्धि एकेडमी पर भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको सभी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए क्विजेस, पीडीएफ एवं स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके अलावा लाइव सेशन के जरिए आप मुझसे जुड़े रह सकते हैं, अपनी क्वेरीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। जो मेरा ऐप है और टेलीग्राम ग्रुप है का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप जुड़ सकते हैं मेरे ऐप और टेलीग्राम ग्रुप से। समय को वेस्ट ना करते हुए सीधे हम अपने टॉपिक पे आते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ, ये टॉपिक पीजीटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डेफिनेटली इससे आपको 6-7 क्वेश्चंस एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं। इसके अलावा टीजीटी एग्जामिनेशंस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के साथ साथ यूजी और पीजी यानी बीए और एमए के लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ में। डेफिनेटली इस वीडियो को देखने के बाद जो कॉन्सेप्ट है वो आपका बहुत क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। विलियम वर्ड्सवर्थ फ्रेंड्स 7 अप्रैल 1770 को जन्मे और इनकी डेथ 23 अप्रैल 1850 में हुई। ये एक रोमांटिक पोएट थे, इंग्लिश रोमांटिक पोएट इनको कहा जाता है। और इन्होंने कॉलरिज के साथ, सैमुअल टेलर कॉलरिज के साथ मिलकर के 1798 में लिरिकल बैलेड्स पब्लिश करवाया और वहीं से रोमांटिक एज की शुरुआत मानी जाती है। जी हाँ फ्रेंड्स, जब लिरिकल बैलेड्स 1798 में कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ ने दोनों मिलकर के जब इसकी शुरुआत की गई तो वहीं से रोमांटिक एज की शुरुआत हो जाती है। वर्ड्सवर्थ कॉकरमाउथ में जन्मे थे, जो कि नॉर्थ वेस्ट एक कॉर्नर है इंग्लैंड का, वहीं जन्मे थे। और वो स्थान लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से भी जाना जाता है। जन्म के 7 वर्ष पश्चात इन्हें एक स्कूल था, हॉक्सेट ग्रामर स्कूल, वहाँ इनको भेज दिया गया, जो कि घर से 20 मील की दूरी पे स्थित था। ये 5 भाई बहनों में दूसरे नंबर पे थे। इनके पिताजी अटॉर्नी थे और इनकी माँ जी एक बहुत ही रिप्यूटेड फैमिली से थी, बहुत ही एजुकेटेड फैमिली, एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड इनका था, इनकी फैमिली का। अगर मैं इनकी लिटरेरी कैरियर की बात करूं तो ये बहुत ही जाने माने, बहुत बहुत बड़े ये पोएट रहे हैं। इनके पिता जी और माता जी बहुत जल्द स्वर्ग सिधार गए थे। महज जब वर्ड्सवर्थ 8 वर्ष के थे तो इनकी माँ जी, और जब ये 14 वर्ष के थे तो इनके पिताजी का देहावसान हो गया था। इसलिए इनकी शिक्षा दीक्षा का पूरी जिम्मेदारी इनके अंकल, चाचा मीन्स उन्होंने देख रेख की। और जब इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा पूरी हो गई तो इन्हें सेंट जॉन्स कॉलेज, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एक संबद्ध कॉलेज था, उसमें इनको डाला गया, जहाँ पर इन्होंने ग्रेजुएशन 1791 में कंप्लीट किया। और फिर ये अपने फ्यूचर कैरियर की ओर आगे बढ़े। इसके आगे मैं बात करूं दोस्तों, तो इन्होंने 1791 में जब ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो ये फ्रांस गए। और फ्रांस जाने पे इनकी मुलाकात एक लड़की एनेट वेलन से होती है। उससे ये प्रेम करने लगते हैं और फिर एनेट वेलन से एक बच्ची जन्मती है जिसका नाम कैरोलिन होता है। किंतु कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, उधर ब्रिटेन और फ्रांस में कुछ युद्ध के कारण, वार टाइम के कारण इनको फ्रांस छोड़ करके वापस ब्रिटेन आना पड़ता है। और ये आ करके अपनी सिस्टर डोरेथी के साथ रहने लगते हैं। और अक्टूबर 1802 में ये मैरी हचिंसन, जो कि बचपन की इनकी दोस्त थी, स्कूल में साथ ही पढ़ते थे, उससे ये शादी कर लेते हैं और फिर एक अच्छा खासा जीवन इनका चलता है। सन 1843 में इन्हें ब्रिटेन का पोएट लॉरेट नियुक्त किया जाता है। पोएट लॉरेट मीन्स जैसे दोस्तों भारत में राष्ट्रकवि होते हैं, ठीक उसी प्रकार से ब्रिटेन में पोएट लॉरेट होते हैं। 1843 में ब्रिटेन का इन्हें पोएट लॉरेट नियुक्त किया गया और 1850 तक मीन्स डेथ तक ये पोएट लॉरेट बने रहे हैं। अब मैं कुछ ब्रीफ तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। इनका बर्थ 7 अप्रैल 1770 को हुआ, कॉकरमाउथ में हुआ।
जिसको लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इनका डेथ जो है 23 अप्रैल 1850 को हुआ और सेंट ओसवाल्ड्स चर्च में इनको दफनाया गया था 80 वर्ष की आयु में। इनके जो पिताजी थे उनका नाम जॉन वर्ड्सवर्थ था और इनकी माँ जी का नाम एन कॉक्सन था। इनकी शिक्षा दीक्षा जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा थी वो हॉक्सहेड ग्रामर स्कूल में हुई और फिर ग्रेजुएशन इन्होंने सेंट जॉन्स कॉलेज जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक संबद्ध कॉलेज था वहाँ से किया। अगर मैं लव अफेयर्स की बात करूं तो 1791 में आफ्टर कंप्लीटिंग द ग्रेजुएशन ये फ्रांस गए थे, जहां एनेट वेलन नाम की एक लड़की, एक फ्रेंच लड़की थी जिससे ये प्रेम करने लगे थे और फिर 1792 में उससे एक बच्ची भी जन्मती है कैरोलिन, लेकिन ये वहाँ से छोड़ के चले आए थे। हाँ, जानकारी के लिए दोस्तों बता दें, वर्ड्सवर्थ ने बाद में कैरोलिन की काफ़ी फाइनेंशियल मदद की है, बहुत ढेर सारी मदद की। मैरिज की बात करें तो जब वहाँ से लौट कर के आते हैं तो 4 अक्टूबर 1802 को वर्ड्सवर्थ मैरी हचिंसन से शादी कर लेते हैं, जो कि इनकी एक स्कूल फेलो थी। इसके अलावा इन्होंने जो डिग्रियां प्राप्त की, डिग्रियां प्राप्त करने के बाद इन्हें बहुत सारा पैसा भी मिला पेंशन के तौर पे। पोएट लॉरेट 1843 में नियुक्त किए गए और उस वक्त इनसे पहले 1843 से पहले जो पोएट लॉरेट थे ब्रिटेन के वो थे रॉबर्ट साउथी। तो रॉबर्ट साउथी की डेथ पे 1843 में इनको पोएट लॉरेट बनाया गया था। जब इनसे पोएट लॉरेट के लिए कहा गया तो इन्होंने डिनाई कर दिया। इन्होंने कहा था कि मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ा हूँ, लेकिन उस वक्त के ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट पील ने इनको एश्योर किया और ये कहते हुए कि यू शैल हैव नथिंग रिक्वायर्ड ऑफ यू, तो इन्होंने उसको एक्सेप्ट किया प्रपोजल को और फिर ये टिल डेथ जो है पोएट लॉरेट बने रहे। ऑक्यूपेशंस की बात की जाए विलियम वर्ड्सवर्थ की तो ये इंग्लिश रोमांटिक पोएट और एक क्रिटिक रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क लिरिकल बैलेड्स, जो कि 1798 ईस्वी में पब्लिश हुआ। ये बहुत बड़ा, बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क है। ये एक रोमांटिक मूवमेंट के लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क है। कॉलेरिज और वर्ड्सवर्थ ने मिल करके लिरिकल बैलेड्स को पब्लिश कराया था। वर्ड्सवर्थ की एक फेमस पोएम टिंटर्न एबे इसमें पब्लिश हुई थी, जबकि कॉलेज की द राइम ऑफ द एंशिएंट मॉरिनर इसमें पब्लिश हुई थी। टोटल अगर मैं बात करूं, कॉलेज ने कंट्रीब्यूट किया था 4 पोएम्स को, जबकि वर्ड्सवर्थ की 19 पोएम्स इस लिरिकल बैलेड्स में शामिल थीं। 1798 में फर्स्ट एडिशन लिरिकल बैलेड्स का जब पब्लिश हुआ तो उसमें दोनों लोगों का मीन्स ना तो वर्ड्सवर्थ का और ना तो कॉलेज का नाम था, किंतु 1800 में इसका जब सेकंड एडिशन पब्लिश किया गया तो उसमें विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपना नाम एज ए अथर रखा और जो फर्स्ट एडिशन था 1798 का लिरिकल बैलेड्स में, उसमें प्रीफेस भी नहीं था, उसको भी सेकंड एडिशन में जोड़ने का काम विलियम वर्ड्सवर्थ ने किया। जो थर्ड एडिशन आया वो 1802 में आया। इसमें पोएटिक डिक्शन पे बातचीत की गई। विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो पोएट्री की डिफिनीसन दी है वो इसी थर्ड एडिशन में ही दी थी और फोर्थ और फाइनल एडिशन लिरिकल बैलेड्स का 1805 में पब्लिश हुआ। जो लिरिकल बैलेड्स है फ्रेंड्स, वो कॉलेज के एंशिएंट मारिनर से ओपन होती है और वर्ड्सवर्थ के टिंटर्न एबे पे जाके समाप्त होती है। अगर मैं बात करूं, टिंटर्न एबे का जो फुल टाइटल है वो है अ फ्यू माइल्स अबव टिंटर्न एबे एंड रिविजिटिंग द बैंक्स ऑफ द वे ड्यूरिंग अ टूर। अब मैं दोस्तों बात करता हूं द प्रेल्यूड की, जिसको ग्रोथ ऑफ ए पोएट्स माइंड। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम थी जिसको ब्लैंक वर्स में लिखा गया था इंग्लिश पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। ये एक फिलोसफिकल पोएम थी। इसे कभी ये समाप्त नहीं कर पाए। वैसे तो 1798 में प्रेल्यूड को लिखना शुरू किए और महज तब ये 28 वर्ष के थे। 1805 तक आते आते इन्होंने उसको पूरा भी कर लिया था, किंतु वो पब्लिश नहीं हो सकी। और वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद 1850 में इनकी वाइफ मैरी हचिंसन ने उसको पब्लिश कराया था। इनकी ये जो प्रेल्यूड थी वो 14 किताबों में बटा हुआ है। इनका जो बुक फर्स्ट है उसमें इन्होंने इंट्रोडक्शन दिखाया है, जिसमें अपने चाइल्डहुड को, अपने स्कूल टाइम को, शुरुआत से 10 वर्ष तक का उन्होंने उसमें वर्णन किया है। जो इनकी सेकेंड बुक आती है प्रेल्यूड की, वो उसमें स्कूल टाइमिंग को दिखाया जाता है और 10 वर्ष से 17 वर्ष की आयु को दिखाया जाता है। जो थर्ड
इनकी जो प्रेल्यूड की जो थर्ड बुक थी उसमें ये अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, किस तरीके से कैम्ब्रिज में रहते थे, इन सारी चीज़ों को ये बताने का प्रयास करते हैं। अगर बुक फोर्थ की बात किया जाए तो ये समर वेकेशन के बारे में चर्चा करते हैं। बुक फिफ्थ में जो प्रेल्यूड की जो पांचवी बुक थी उसमें ये बुक्स पर चर्चा करते हैं। इसके अलावा बुक सिक्स में ये कैम्ब्रिज का डिस्कशन करते हैं और अपने लोनलीनेस को बताते हैं, ये किस प्रकार से अकेलापन महसूस करते थे उस चीज़ को ये दिखाते हैं। बुक नंबर 7 में इन्होंने वो चीज़ें दिखाई कि लंदन में कैसे रहते थे, अपनी डल लाइफ को बताते हैं। बुक 8 में इन्होंने नेचर को किस प्रकार से ये नेचर के प्रति अपने लव को दिखाते हैं। बुक नंबर 9 में ये फ्रांस के रेजिडेंस को दिखाते हैं। बुक नंबर 10 में ये फ्रांस के ही रेजिडेंस को दिखाते हैं, कंटिन्यू रखते हैं। और 11th में भी कंक्लूडेड तरीके से ये फ्रांस के ही रेजिडेंस को दिखाते हैं। 12th बुक में ये अपनी इमेजिनेशन को, अपने टेस्ट को ये दिखाते हैं। 13th में भी ये उसी को फॉलो करते हैं, उसी को कंटिन्यू रखते हैं। और अगर मैं 14th की बात करूं तो इन्होंने ये दिखाया कि किस प्रकार से कॉलेज और डोरिथी के साथ मिल करके एक रोमांटिक एज शुरू की, उसके बारे में ये बताते हैं। तो इस तरीके से ये जो द प्रेल्यूड था वो 1805 में ये कंप्लीट हो गया था, लेकिन इसे पब्लिश इनकी वाइफ मैरी हचिंसन ने कराया इनकी डेथ के बाद, जिसमें 14 किताबें थी। मैंने बारी बारी से आपको बता दिया। अब कुछ एग्जाम पॉइंट्स अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में चर्चा करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। 1793 में विलियम वर्ड्सवर्थ की जो फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन था एन इवनिंग वॉक और डिस्क्रिप्टिव स्केच, ये पब्लिश हुआ। 1795 से 1797 का जो दौर रहा है उसमें इन्होंने एक प्ले लिखा द बॉर्डरर्स। ये एक वर्स ट्रेजेडी थी और इसे किंग हेनरी थर्ड जो इंग्लैंड का शासक था उस दौरान इसे लिखा गया था। वो अलग बात है कि इसे कभी मान्यता नहीं दी गई, ये कभी इसे स्वीकार नहीं किया गया था। 1791 में इन्होंने बैचलर डिग्री अपनी कंप्लीट किया था सेंट जॉन्स कॉलेज, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक संबद्ध कॉलेज था। इन्हें पोएट लॉरेट नियुक्त किया गया 1843 में रॉबर्ट साउथी की डेथ के बाद। पहले तो इन्होंने मना कर दिया था, लेकिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रॉबर्ट पील के ये कहने पे कि नहीं, यू शैल हैव नथिंग रिक्वायर्ड ऑफ यू, इन्होंने उसको माना और फिर ये पोएट लॉरेट चुने गए। सन 1779 में इन्हें हॉक्सहेड ग्रामर स्कूल में भेजा गया, जो कि हॉक्सहेड का मतलब दोस्तों होता है ए विलेज इन इंग्लैंड, लेक डिस्ट्रिक्ट। इसके आगे मैं बात करूं, सन 1787 में ये सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का जो संबद्ध कॉलेज था वहाँ इनरोल किए गए। ये फर्स्ट टाइम जो इनका एक सोनेट था जो कि द यूरोपियन मैगजीन में पब्लिश हुआ था। द प्रेल्यूड जिसमें 14 किताबें हैं वो एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है जो कि एक मास्टरपीस वर्क को दिखाती है वर्ड्सवर्थ की। वर्ड्सवर्थ कॉलेज और साउथी को लेक पोएट्स के नाम से भी जाना जाता है। विलियम वर्ड्सवर्थ को सेंट ओसवाल्ड्स चर्च में दफनाया गया था। इनके ख़त्म होने के कुछ ही दिनों के बाद जो इनकी द प्रेल्यूड थी वो इनकी वाइफ जो विडो हो चुकी थी मैरी हचिंसन के द्वारा उसे पब्लिश कराया गया पोएम टू कॉलेज के नाम से, जिसको द प्रेल्यूड भी कहा जाता है। जबकि ये कार्य 1805 में ही पूरा हो गया था, लेकिन पब्लिश 1850 में हुआ। वर्ड्सवर्थ ने कंपोज किया अपनी फाइनेस्ट पोएम्स को 1798 से 99 के दौरान। इनके एक इंटीमेट फ्रेंड थे सैमुअल टेलर कॉलरिज, जिनकी सहायता से लिरिकल बैलेट्स पब्लिश हुआ था। वो 1834 में ख़त्म हुए थे। वर्ड्सवर्थ को पोएट ऑफ लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से भी जाना जाता है। रोमांटिक एज को एज ऑफ वर्ड्सवर्थ भी कहा जाता है दोस्तों। वर्ड्सवर्थ ने प्रीफेस को जो इनका लिरिकल बैलेट्स था 1798 में, वो तो प्रीफेस उसमें शामिल नहीं था, ना तो अथर्स के नाम उसमें शामिल किए गए थे फर्स्ट एडिशन में, लेकिन सेकंड एडिशन में जो 1800 में आया लिरिकल बैलेट्स में इन्होंने अपने नाम को भी जोड़ा अथर्स के रूप में और प्रीफेस भी जोड़ा था। वर्ड्सवर्थ को पोएट लॉरेट 1843 में चुना गया रॉबर्ट साउथी के डेथ के बाद। रॉबर्ट ब्राउनिंग क्रिटिसाइज करते हुए वर्ड्सवर्थ को लास्ट लीडर बोलते हैं। वर्ड्सवर्थ की जो प्रेल्यूड है द प्रेल्यूड वो एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। वर्ड्सवर्थ जो है मिल्टन को रेफ़र करते हैं एक लाइन में
Thy soul was like a star and dwelt apart. वर्ड्सवर्थ पहली बार टिंटर्न एबे 1793 में गए और रिविजिट किया था उन्होंने उस स्थान का 1798 में। पीवी शैली इनको आ मॉरल इनएक्ट कहते हैं। जो लिरिकल बैलेट्स इनका था वो इंग्लैंड से ज़्यादा अमेरिका में अप्रिसिएट किया गया और अमेरिका में फर्स्ट एडिशन लिरिकल बैलेट्स का 1802 में पब्लिश हुआ था। एक लाइन है, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, ये डैफोडिल्स से ली गई थी जिसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने कंपोज किया था। एक और लाइन, नेचर नेवर डिड बेट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर, ये लाइन टिंटर्न एबे से ली गई है, इसको भी विलियम वर्ड्सवर्थ ने कंपोज किया। एक और लाइन, फ्रेंड्स टू मी द मेनेस्ट फ्लावर दैट ब्लोज कैन गिव थॉट्स दैट डू ऑफन लाई टू डी फॉर टीयर्स, ये इमोर्टलिटी ओड से ली गई लाइन है, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा कंपोज की गई है। एक और लाइन, द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, आई कुड विश माई डेज टू बी बाउंड ईच टू ईच बाई नेचुरल पेटी, ये लाइन माई हार्ट लीव्स अप से कंपोज किया गया, विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसको लिखा था। एक और लाइन है, अवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग, द सोल दैट राइजेज विद अस अवर लाइफ स्टार हैथ हैड एल्स वेयर इट्स सेटिंग हैव बीन टेकन फ्रॉम इमोर्टेलिटी ओड, मतलब इसको इमोर्टेलिटी ओड से लिया गया, विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसको लिखा था। वी आर लेड अ स्लीप इन बॉडी एंड बिकम अ लिविंग सोल, ये लाइन टिंटर्न एबे से ली गई, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई। द वर्ड इज़ टू मच विद अस, ये एक सोनेट था जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था। विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक लाइन कही है, द पोएट इज़ अ मैन स्पीकिंग टू मैन। वर्ड्सवर्थ ने यूरोप की यात्रा 6 बार तय की, मतलब ये अपनी लाइफ में 6 बार यूरोप गए। एक वर्ड है पैंथेसियम, जिसका मतलब होता है गॉड इज़ ऑल एंड ऑल इज़ गॉड, मतलब ईश्वर सब कुछ है और सब कुछ ही तो ईश्वर है। द प्रेल्यूड जो पोयम है विलियम वर्ड्सवर्थ की, वो एक सब टाइटल रखता है और उस सब टाइटल का नाम है ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड। विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक एक्सप्रेशन यूज किया है, द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ द मैन, ये बहुत ही फेमस पोयम है। माई हार्ट लीप्स अप आल्सो नोन एज द रेनबो, माई हार्ट लीप्स अप कह लीजिए, या उसको द रेनबो नाम से भी जाना जाता है। ये लाइन इसमें आई हुई है, द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ द मैन, ये लाइन। एक और लाइन, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज अवर्स, ये सोनेट की एक लाइन है और सोनेट का नाम है द वर्ड इज़ टू मच विद अस, जिसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने कंपोज किया था। द सॉलिटरी रेपर एक लिरिकल पोएम है जिसको कि इंग्लिश रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा। ये लाइन जो है द सॉलिटरी रेपर जो पोएम है वॉज इंस्पायर्ड बाय हिज सिस्टर डोरथीज स्टे एट द विलेज ऑफ स्ट्रेथर इन स्कॉटलैंड। इसके आगे मैं बात करूं, एक और लाइन, आवर बर्थ इज़ बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग, ये लाइन इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टिलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड से ली गई, विलियम वर्ड्सवर्थ के। स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमिलिटी, द लाइन ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, ये लाइन है स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमिलिटी, ये टिंटर्न एबे में अकर्स होती है, मतलब वहाँ पे आती है। एक और लाइन, आवर बर्थ इज़ बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग, ये है ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड से ली गई है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसको कंपोज किया था। द थॉर्न एंड सिमॉन ली, ये इनके पोएम के कलेक्शंस हैं जो कि लिरिकल बैलेट्स में पब्लिश हुए थे 1798 में। द इडियट बॉय जिसमें कि 463 लाइन है, एक लिरिकल पोएम है वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई। सेंट कॉलरेज जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ को रेफर करते हैं एज एन एवर इंड्यूरिंग मैन। द 2 अप्रैल मॉर्निंग्स, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोएम थी। द प्रेल्यूड जो विलियम वर्ड्सवर्थ की थी वो एक बहुत ग्रेटेस्ट ऑटोबायोग्राफिकल इपिक है। फॉर ए हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, ये लाइन ब्राउनिंग की विलियम वर्ड्सवर्थ को डिनोट करती है, उसको रेफर करती है। कम फोर्थ इन टू द लाइट ऑफ थिंग्स लेट नेचर बी योर टीचर, ये लाइन द टेबल्स टर्न में आई है जिसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने कंपोज किया था। अगर मैं बात करूँ चीफ वर्क्स ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ तो कुछ हैं इंपॉर्टेंट। एन इवनिंग वॉक जो कि 1793 में पब्लिश हुई। डिस्क्रिप्टिव स्केच ये भी 1793 में पब्लिश हुई। लिरिकल बैलेट 1798 में आई, इसका सेकंड एडिशन 1800 में आया था और थर्ड एडिशन 1802 में, जबकि लास्ट
और फोर्थ एडिशन 1805 में आया था। द एग्जीक्यूशन 1814 में आया। द प्रेल्यूड जो कि 1850 में जाके पब्लिश हुआ, 1805 में तो वर्क पूरा हो गया था, किंतु जीते जी वर्ड्सवर्थ के पब्लिश ना हो सका और मेरी हचिंसन जो इनकी वाइफ थी उन्होंने इसको पब्लिश करवाया था। ड्यूरिंग हिज विजिट टू फ्रांस, जब ये फ्रांस गए तो 1791 में, तो एक लड़की से मिले थे, एक फ्रेंच गर्ल थी जिसका नाम था एनेट वेलन। उसे प्रेम करने लगे थे और फिर एक वर्ष पश्चात कैरोलिन नाम की एक लड़की भी उससे जन्मी थी। लेकिन उनको वहाँ से छोड़ करके आना पड़ा था अपने देश ब्रिटेन, क्योंकि उस वक्त कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, वार टाइम भी चल रहा था। लेकिन बाद में इन्होंने अपनी बेटी कैरोलिन की खूब मदद की है, फाइनेंशियल बहुत मदद किया है। एक एवरी ग्रेट पोएट इज़ अ टीचर, ये वर्ड्सवर्थ के शब्द हैं। एक लाइन, द गॉड्स अप्रूव द डेप्थ एंड नॉट द टुमल्ट ऑफ द सोल, ये लडमिया से उठाया गया है, लिया गया है। ये एक नैरेटिव पोएम है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसको कंपोज किया है। ए वायलेट बाय अ मॉसी स्टोन हाफ हिडन फ्रॉम द आई, ये जो लाइन है वो लूसीज पोएम्स से ली गई है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसको कंपोज किया है। वर्ड्सवर्थ की कविता मोस्टली डील विद हम्बल और रस्टिक लाइफ, मीन्स ये विनम्रता को और एक देहाती जीवन को ये दिखाते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ की एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है टिंटरनेबे जो इनका है वो एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। द प्रेल्यूड वर्ड्सवर्थ का एक बहुत वास्ट वर्क है जो द रेक्लूज के नाम से भी जाना गया। नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट मोर वेलकम हिट्स टू वेरी बैंड्स ऑफ ट्रेवलर्स इन सम सेडी हॉन्ट एमंग अरबियन सैंड्स, ये लाइन विलियम वर्ड्सवर्थ की सॉलिटरी रैपर पोएम से ली गई है। विलियम वर्ड्सवर्थ का जो लिरिकल बैलेट्स था 1798 में, उसमें प्रीफेस नहीं आया था, लेकिन बाद में 1800 में जब सेकंड एडिशन आता है तो उसमें ये प्रीफेस को जोड़ते हैं और अपना नाम को भी जोड़ते हैं, क्योंकि फर्स्ट एडिशन में किसी भी अथर का नाम नहीं था, ना तो विलियम वर्ड्सवर्थ का था और ना तो कॉलेज का था। तो ये जो विलियम वर्ड्सवर्थ इन द प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स डिस्क्राइब दैट अ पोएट इज़ ए मैन स्पीकिंग टू मैन, उन्होंने अपने प्रीफेस में लिखा था ए पोएट इज़ अ मैन स्पीकिंग टू मैन। देयर इज़ नो एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड दैट ऑफ द मेटेरिकल कंपोजिशन, ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था। विलियम वर्ड्सवर्थ ने डैफोडिल्स नामक कविता में एक लाइन कही थी, द फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। किड्स जो है इगोस्टिस्टिकल सबलाइम एक टर्म है, उसको यूज करते हैं फॉर द सेक ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड, ये लाइन जो है द टेबल्स टर्न से कंपोज की गई है, जिसको कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा। इसमें 8 लाइन स्टैंजाज हैं, इंटरलॉकिंग तरीके से लिखा गया है। आफ्टर द डेथ ऑफ वर्ड्सवर्थ मदर, मीन्स जब इनकी माँ जी का देहावसान होता है 1778 में, महज 8 वर्ष के थे, और जब ये 14 वर्ष के थे तो इनके पिताजी का भी देहावसान हो गया था। जब इनकी माताजी का देहावसान हो गया तो इनको हॉक्सेट ग्रामर स्कूल भेजा गया और डोरेथी को रिलेटिव्स के यहाँ भेज दिया गया था, जिससे डोरेथी और विलियम वर्ड्सवर्थ लगभग 9 वर्ष नहीं मिल पाए थे एक दूसरे से। 1787 में इन्होंने एक सॉनेट लिखा जिसको द यूरोपियन मैगजीन में फर्स्ट टाइम पब्लिश कराया गया, और फिर सेंट जॉन्स कॉलेज जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक संबद्ध कॉलेज था, वहाँ से इन्होंने BA की डिग्री 1791 में कंप्लीट की। 1793 में इनकी जो एक फर्स्ट पोएम की बात किया जाए तो एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केट्स इन्होंने पब्लिश कराया, और इन्होंने उससे इनको पैसे भी प्राप्त हुए, जिससे इनका जो कैरियर था वो एज ए पोएट एक चालू करने में काफ़ी इनको मदद मिली। द बॉर्डरर्स जो इनका इकलौता प्ले है उसको इन्होंने 1795 से 1797 में लिखने का प्रयास किया। एकमात्र प्ले है जो कि वर्स ट्रेजेडी है। ये किंग हेनरी III जो कि उस वक्त इंग्लैंड के राजा थे, उनके शासन के दौरान लिखा गया था, लेकिन इसे रिजेक्ट कर दिया गया थॉमस हैरिस के द्वारा, जो कि मैनेजर था कोवेंट गार्डन थिएटर का, ये कहते हुए कि इम्पॉसिबल दैट द प्ले शुड सक्सीड इन द रिप्रेजेंटेशन। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। सो फ्रेंड्स, ये हमारा टॉपिक था विलियम वर्ड्सवर्थ, और इसी तरह की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। इसके लिए ऐसी और वीडियोस, स्टडी मटेरियल और PDF के लिए फॉलो कीजिए मुझे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो स्टे कनेक्टेड, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।